बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करते हैं। वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं उसमें? चलो नो सर। नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो मेरा माइक ऑफ कर लेंगे। क्वेश्चन है, देखना। टिपिकल आद्या म्यूट कर ले आद्या। आधे म्यूट कर लो। A typical dihybrid cross made between independently assorting genes and 400 seeds were produced. ठीक है, in F2 generation. How many of these seeds will be similar to parental genotype of F1 generation? ठीक है, ऑप्शन का हो तो ऑप्शन दे देता हूँ। सर 250। ऑप्शन है 200, सेकंड ऑप्शन 100, थर्ड ऑप्शन 175, फोर्थ ऑप्शन 1 नन दे देते। सोचो। सर B100। B100 खुशी का आंसर है। ठीक है बेटा, और कोई? यस बेटा, किसी का आंसर आया? आया बेटा किसी का आंसर खुशी के अलावा? सर पेरेंटल जनरेशन से बताना है F1 जनरेशन से। सिमिलर टू पेरेंटल जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। एक सेकंड 100 ही आ रहा है। ओके, सर 100 100 ही आ रहा है। सर। 100 यस आ सर। रहा है। ठीक है बेटा, 100 एकदम सही है। हाँ देखो बेटा, ऐसे करेंगे इसको। जैसे अगर ये पेरेंट थे, F1 जनरेशन में ये मिलेगा, ठीक है, तो F2 जाने के लिए इनकी सेल्फिंग होगी। तो F2 जनरेशन में 400 सीड मिली, तो 400 में पूछा है कि ऐसे वाले पेरेंट F1 जनरेशन के पेरेंटल टाइप वाले कितने होंगे। तो सिंपल है, तो इसमें निकालने के लिए क्या तुम्हें पता है, 4/16 इंटू 400, क्योंकि ये 16 में 4 बार आते हैं ना ये ऐसे वाले, तो निकाल लो बेटा। 100 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम बोलता
टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस की जगह मैं बोलता टिपिकल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज मेड, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस बोल देता मैं, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज मेड, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आंसर होता, सर तभी ऑप्शन सेम ही ए होता। बताओ जरा। अ टिपिकल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस वाज मेड टेस्ट बिटवीन, हाँ टेस्ट क्रॉस कर दिया हमने, अब बताओ ऑप्शन यही है। सर यही होता। यही होता, सोचो एक बार और। तो 200। 200 होता है, और आधे बोलिए, और कोई? एक सेकंड सर। यस बेटा आया आंसर, देखो जरा। टेस्ट क्रॉस बेटा, टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है, अब ये F1 में टेस्ट क्रॉस होना है, टेस्ट क्रॉस तो ये होता है, ठीक है। जब ये करोगे सर तो चार F1 में करा है, पेरेंटल में करा है? F1 कितना, F1 क्वेश्चन तो ये था ना, इन F1 जनरेशन। तो देखो बेटा F1 में, F1 तो ये आ जाएगा ना, इसको टेस्ट क्रॉस कर दिया F1 को, F1 को टेस्ट टेस्ट क्रॉस किया हमने, तो इसमें इसके 4 टाइप के गैमेट, इसके 1 टाइप का गैमेट बना लेते हैं फटाफट से। ये 4 गैमेट बन गए, इसका 1 बनेगा, तो क्रॉस करा दो। तो इन सबको इससे क्रॉस करा देते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, एक इसको इससे करा दिया, इसको इससे करा दिया, इसको इससे करा दिया, इसको इससे करा दिया, तो ये 4 टाइप की प्रोजेनी बनेगी 1:1:1 के रेशियो में, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पूछे कि F1 पेरेंटल टाइप कितने होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, 2/4 into 400, that is 200 is the right answer, 200 एकदम सही आंसर है, चेक कर सकते हो, किसी को कोई डाउट तो पूछे। मुकुल नहीं आज? नहीं है सर, नहीं हो। हाँ मनु आया समझिए, यस सर आ गया। किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछे, प्लीज पूछे, किसी को समझ नहीं आया तो पूछे। सर वो पेरेंटल में कर दिया था इसलिए। हाँ किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ सकता है। ये तो क्लियर है ना, डायहाइब्रिड का अगर टेस्ट क्रॉस करेंगे तो 1:1:1 आएगा रेशियो, यस सर। ठीक। Yes, sir. हाँ किसी को Yes, आगे, sir. ओके बेटा ठीक है done। तो आगे देखना बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ मुकुल एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मोबाइल में सर प्रॉब्लम आ गई है, मतलब सर कनेक्ट हो रहा है बट सर बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो सर आज से शायद हम क्लियर नहीं कर पाएंगे सर, आपकी आवाज सर बहुत ही लो आ रही है सर। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्वेश्चन है कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। सर आपको आवाज आ रही है सर हमारी? आ रही है, चलो ठीक है बेटा आगे देखते हैं। बेटा आगे ना मैं एक फॉर्मूला है जिसमें हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली occurrence of 2 independent event।
ठीक है। जैसे ये होता क्या है, मैं अभी इसको क्लियर करते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट, एक साथ होने की, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ होने की निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो इस पे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। तो जरा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे अभी। n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, s की पावर p, t की पावर q। अब ये क्या लिखा भाई, सुनना। n फैक्टोरियल का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। p फैक्टोरियल का मतलब है नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट। q फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड या अदर एक्सक्लूसिव इवेंट। s का मतलब है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट। t का मतलब है यहाँ पे t का प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, सुनना। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको कैसे करते हैं एक बार सुनना। सपोज करो, से एग्जांपल, अब तक जो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे कि भाई पांच, सपोज करो पांच ऑफस्प्रिंग प्लान कर रहे हैं जिसमें से जो सन की प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 2 सन होने की, या एटलीस्ट 3, या नॉट मोर देन 2, कुछ ऐसा निकाल रहे थे। अगर कुछ ऐसा होता इजी मेथड में, भाई एक कपल है, 4 ऑफस्प्रिंग प्लान कर रहे हैं, उसमें से 2 सन और 2 डॉटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों का नंबर दिया हुआ है। तो चार, देखो ध्यान सुनना, 4 ऑफस्प्रिंग प्लान कर रहे हैं एक कपल जिसमें से 2 डॉटर और 2 सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये हम बायनोमियल एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सुनो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स n फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग प्लान कर रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल। कपल इज प्लानिंग 4 ऑफस्प्रिंग, 4 ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जिसमें से 2 डॉटर और 2 सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। p फैक्टोरियल है नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हम पहला एक्सक्लूसिव जो है हमारा, जो हमारा ये फैक्टोरियल था p, हमने डॉटर का ले लिया, मतलब 2 डॉटर 2 सन। अच्छा, s था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, तो डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है हमें पता है, सन की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है पता है हमें। तो सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो होता फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 into 2 1 into 2 into इंटू 1 2 into इंटू 1/4 इंटू 1/4 1/4। ठीक है, 3/8. हाँ जी, आ गया आंसर। Yes sir, 3 3/8 है। बिल्कुल 3/8 आ गया। और अगर तुम बायनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं वहां से भी आ जाता है, देखो एक बार बायनोमियल एक्सपेंशन ना Yes a sir, प्लस कल करा है। आ जाएगा ना। हाँ, मैं तो करूँ। अगर तुम बायनोमियल एक्सपेंशन से करोगे उससे भी आ जाएगा। तो ये बस मैं तुम्हें एक एडिशनल बताएं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बेटा, उसका आंसर करना मुझे, ठीक है, सोच समझ के करना भाई। सर हाँ बेटा, सर इसमें पी और क्यू क्या है, एक बार बताना। पी और क्यू था टोटल नंबर ऑफ इवेंट, 4 बच्चे थे। पी का नंबर मतलब डॉटर के कितना नंबर है, क्यू का नंबर मतलब सन होने का कितना नंबर है, एस था प्रोबेबिलिटी कि डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ठीक है, और नंबर कितना था 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन, तो सन होने की प्रोबेबिलिटी टी है, नंबर कितना है क्यू, लिखा है ना। 4 ठीक है बच्चे, सर। 2 सन और 2 डॉटर है, पी और क्यू का नंबर वो है। नेक्स्ट है बेटा, देखना आगे। अगर हम एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, उसको सोच समझ के करना आंसर। हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज is autosomal dominant, is autosomal dominant। इसका मतलब बता देंगे अभी। इन ह्यूमंस, ठीक है, 2 हेट्रोजाइगस
true heterozygous parents are planning for 5 offsprings. The probability of three child suffering from HD मतलब Huntington disease in 5 offspring will be. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ये जो ट्रेट है, मतलब ये देखो, ये वाले, ये जो रिसेसिव वाले तो नॉर्मल होंगे, ये नॉर्मल होंगे, और जो ऐसे वाले लोग होंगे वो डिजीज्ड होंगे, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, डोमिनेटेड होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करती है। तो ये वाले ऐसे वाले जीनोटाइप वाले लोग डिजीज होंगे और ऐसे वाले जीनोटाइप वाले लोग नॉर्मल होंगे। ये हिंट है तुम्हारे लिए। क्या ठीक है, सर फिर से बताना एक बार? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ये चीज, ये जो जीनोटाइप लिखा ना मैंने, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये डोमिनेंट लिखा मैंने, ऑटोसोम है जो डोमिनेंट है भाई। डोमिनेंट होमोजाइगस है, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है। जिनका जीनोटाइप ऐसा होगा वो डिजीज्ड होंगे, जिनका जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव होगा या ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव होगा वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये जो डिजीज होंगे ये हंटिंगटन डिजीज से सफर होंगे, ये नॉर्मल लोग हैं। तो तुमको मैंने ये हिंट दिया, इसके बेस पे क्वेश्चन करना है। सर तो इसमें हम XY क्रोमोसोम्स को लेके नहीं करेंगे? ऑटोसोम है ना बेटा, ऑटोसोम तो वो होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, 44 और 44। यस। ऑप्शन दूं तुम्हें? पहला ऑप्शन 11/56, 27/64, दूसरा ऑप्शन है 17/56, तीसरा ऑप्शन है 135/256, चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला अगर ये वाला देखना है तो ये देख सकते हो, ये फॉर्मूला है। बायनोमियल एक्सपेंशन जानते हो तुम? कहोगे तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहीं पे ही। सर ऑप्शंस क्या हैं? ये रे बेटा, सर 160/2 243। सर आ नहीं रहे ऑप्शन, से एक बार बोल दो। सर ये ऑप्शंस नहीं आए। हाँ सर आ गए। आगे सर। आ गए।
है किसी का आंसर? बेटा किसी बच्चे का आंसर? फिर सेकंड ऑप्शन। सेकंड आ रहा है तुम्हारा 27/64। ओके, और किसी का आंसर वैसे तो वैसे सर 5/64 आ रहा है, मतलब नहीं है? चलो देखते हैं सर बेटा फोर्थ किसका। आ रहा है। फोर्थ किसका है? बेटा तो थोड़ी देर और फोर्थ रुक के जाओ। अप्रोक्स फोर्थ ऑप्शन। जिसका आंसर आया जरा बोलो मुझे। फोर्थ के अप्रोक्स आ रहा है हमारा। सर फोर्थ आ रहा है। यस सर सर। जो होमोजाइगस होंगे उनमें भी वो होगा हंटिंगटन्स डिजीज। नहीं, मैंने बोला डोमिनेंट शेप है ना, तो हेटेरोजाइगस वालों को भी तो होगा। देखो जरा, सही है बेटा खुशी, तुम्हारा आंसर एकदम। देखना, अ, अगर कोई लिखा है हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर प्लानिंग फॉर 5 ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स ही डिजीज्ड हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 5 हैं, और कितने को डिजीज होने की, 3 सन को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 सन नॉर्मल, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। देखो, अगर इसको तुम क्रॉस कराओगे तो यही तो आएगा, तो 3/4 तो डिजीज होंगे, 1/4 नॉर्मल होंगे, ठीक है। 1/4 नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 3/4 का नंबर कितना है? 3। 1/4 का नंबर होगा 2। इसको सॉल्व कर लो। यस सर 5 ये आ रहा है 135। तो सर यही करा हाँ, हमने, यही आ इंटू 2 इंटू 1 इंटू, इसको सॉल्व कर लो। 3 3 27, 4 4 16 16 16 4 64 इंटू 1/16, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, इधर 2। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। आंसर ये आएगा यस सर 135। 135। तो बेटा सेम चीज थी कि तुम्हें निकालना था कि डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ 3/4, रिसेसिव डिजीज ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बेस पे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सर हाँ बोल। सर आपने सब तक यही पढ़ा है, बस ये वाला फॉर्मूला? हाँ बेटा यही पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केप्टोन्यूरिया इज autosomal recessive disorder, and the first child of normal couple is suffering from this disorder. What is the probability that one child will be affected in next 3 offspring? ठीक है, क्वेश्चन बेटा यही है, इसके ऑप्शन नहीं है बेटा, बिना ऑप्शन के बता दो। हिंट देनी है, हिंट या बिना हिंट के कर लोगे? सर बस ये बता दो नॉर्मल कपल में मतलब क्या लेंगे, हेटेरोजाइगस या ये स्मॉलेस्ट हिंट है वाले? बेटा, हिंट है कि ऐसे वाले लोग नॉर्मल होंगे, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है ना ऑटोसोमल, ऐसे वाले लोग डिजीज होंगे। सर ठीक है, हाँ 27/1024। मुकुल कहता है भाई 27/1024, 24। ये आंसर है भाई मुकुल का। सर मेरा भी यही है। आद्या का भी यही है, चलो ठीक है। और बच्चों बोलो बेटा, आयुष M2 बैच से, दिति, आकाश,
शैंकी, सुनील, नमन है नमन। सर 81/256। 81/256 बोलता है मनु। 81/256। सर 27/1024। तो अच्छा, ये निशा बोल रही है यही। चलो बेटा देखते हैं एक बार। भाई अब क्या बोल रहा है कि नॉर्मल पेरेंट्स हैं और उनके पहले बच्चे को डिजीज है, तो वो तो पेरेंट्स का होना ऐसा जरूरी है, तभी बच्चा ऐसा आएगा। तो अगर तुम पेरेंट्स को तुम ऐसे कर दो तो बच्चा डिजीज नहीं होगा, ये नॉर्मल है। पेरेंट्स को हम डिजीज तो ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पेरेंट्स नॉर्मल है। तो ठीक है भाई, पेरेंट्स का जीनोटाइप यही होगा, हेट्रोजाइगस, तभी बच्चा ऐसा आ सकता है, वरना कोई पॉसिबल। 27/64। हाँ, तो बेटा अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे 3 होंगे, जिसमें से उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन चाइल्ड विल बी अफेक्टेड नेक्स्ट 3 ऑफस्प्रिंग। एक चाइल्ड को अफेक्ट होना है और 2 चाइल्ड नॉर्मल हो। अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कितना होनी चाहिए 3/4। 3/4। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 9/16। 27/64 है। तो यस, 9 3s are 27/64। 27/64। दिस इज द राइट आंसर, 27/64। तुम 1024 कहाँ से ले आए? लास्ट में मतलब ये सर आया था फॉर्मूला नहीं 27/64। पता था, मैं कैसे करा था पिछले क्वेश्चन को देखकर। तो कमार दिया। नहीं सर, तुक्का नहीं मारा था, पिछले क्वेश्चन में आपने जिस वैल्यू पुट गई थी ना, तो वही से अंदाजा लगाया था कि क्या हो सकता है फॉर्मूला। अच्छा चलो ठीक है बेटा, 27/64 इज राइट आंसर। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है? तो इसको फॉर्मूलाज हम ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम कर सकते हो। एडवांस लेवल पे आएंगे तो आएंगे, वरना मुश्किल ही है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बेटा मल्टीपल एलिलिज। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा। तो मेंडल के सारे लॉ खत्म है, हम लोगों को भी एनसीईआरटी भी रीड करनी है, लेकिन पहले पढ़ लेंगे फिर मल्टीपल एलिलिज। तो बेटा माइक ऑफ कर लेंगे। तो मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल एलिमेंट्स क्या होता है? फाउंड इन पॉपुलेशन। सबसे पहली बात बेटा माइक ऑफ कर लेंगे। फाउंड इन पॉपुलेशन, फुल म्यूट कर ले मुकुल। हाँ, फाउंड इन पॉपुलेशन नॉट इन इंडिविजुअल। तो पहला पॉइंट तो यही है, शायद तुम लोगों को इसमें डाउट भी नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन में मिलता है, इंडिविजुअल में नहीं मिलता। ये लाइन को मैं एक्सप्लेन करूं क्या? नो सर मत करो। पहले बताया था सर। पहले बता दिया था मैंने, बिल्कुल दीदी ने बोल दिया है, पहले बताया था मैंने। और जिसको डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, मैं बता दूंगा दोबारा। चलो खैर, मल्टीपल एलिमेंट्स हमें पॉपुलेशन में मिलता है, हमें इंडिविजुअल में नहीं मिलता है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जीन्स हैविंग मोर देन 2 alternative forms are multiple allelic genes। उनको मल्टीपल एलिलिक जीन बोला गया है, ठीक है भाई? अच्छा, ये हमें जानते ही हैं, हम इसके एग्जांपल्स भी लिखेंगे। इसमें एक फॉर्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ, माइक ऑफ रखेंगे बेटा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालने हो उसमें मल्टीपल एलिलिस में, तो कैसे निकाल सकते हैं? n/2 n+1 से, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अलील्स। अच्छा, एक और लिख लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर निकालने हो हमें, जीनोटाइप निकालने हो, जीनोटाइपिक पेयर। तो सिंपल है, n/2 n-1, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ अलील्स। एक बार लगा लेते हैं फॉर्मूला ये। जैसे अगर हम बात करें हमारा आई जीन, हमारा जो आई जीन है उसकी 3 कॉपी है बेटा, IA, IB, IO, ठीक है? IO ऐसे भी लिख लेते हैं।
अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं, तो n/2 n+1 से देखना। n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो 3/2 इंटू 3+1, 3+1 तो 3/2 इंटू 4, तो कितना आया 6 जीनोटाइप। तो 6 बना के 6 जीनोटाइप भी बनते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप के लिए एक तो ये है और एक IA IO, बी ब्लड ग्रुप के लिए IB 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 IO, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप के लिए IA IB, O ब्लड ग्रुप के लिए IO IO, या इसको स्मॉल आई भी लिख देते हैं, ठीक है। बात एक ही है। तो कितने जीनोटाइप हो गए काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 6 जीनोटाइप है। फॉर्मूला से भी कितने आए, 6 आए। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस देखना, n/2 n-1, तो n/2 कितना है, 3/2 और 3-1 into 2, दैट मींस 3 हेटेरोजाइगस पेयर आएंगे। देख लेते हैं। एक तो ये रहा हेटेरोजाइगस पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ही है, ओ सॉरी 3 ही है। 1 2 3 और 3 आए थे हमारे आंसर में। तो बेटा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे पुट करा था। अगर हमें मल्टीपल एनालिसिस में नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप पेयर निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं इन ह्यूमन पॉपुलेशन ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 6 6 6 है, 6 बिल्कुल सही। और कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, कितने फिनोटाइप, क्या सर? 3 सर, 3 नहीं 4, 3 होंगे सर, 4 4 फिनोटाइप। 4 है बेटा। सर 4 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोला, 4 है। एक तो ए ब्लड ग्रुप के लिए, एक बी के लिए, एक AB के लिए और एक O के लिए, तो 4 हो गए फिनोटाइप। तो 6 जीनोटाइप है हमारे ब्लड ग्रुप के लिए और 4 फिनोटाइप्स हैं। इसको भी ध्यान रखना है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं मल्टीपल एनालिसिस को, अभी आप कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एनालिसिस। तो इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल जो हमें पढ़ना है, ब्लड ग्रुप, हमें पता है ब्लड ग्रुप ह्यूमन का, ठीक है। कितने एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, ठीक है, ये पता है हमें। सेकंड एग्जांपल है बेटा कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट, रैबिट का कोट कलर, उसके लिए 4 एलील्स होते हैं बेटा, 4 एलील। एक तो ऐसा रहता है एलील, मैं लिख देता हूँ, तुमसे पूछेगा नहीं, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। एक तो होता है फुल कलर, ठीक है, फुल कलर, इसको कई बार अगाउटी भी बोल देते हैं। एक होता है CCH चिंचिला, ब्लैकिश कलर का रहता है ये। एक होता है CH हिमालयन, हिमालयन ग्रे कलर का रहता है, ग्रे। एक होता है CA एल्बिनो, एल्बिनो में मिलानिन नहीं होता है, मिलानिन नहीं होता तो व्हाइटिश कलर होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये 4 टाइप के एलील्स होते हैं, हमें ये सर ये नहीं तो पढ़ने। ह्यूमन। ह्यूमन में भी होता है बिल्कुल एल्बिनो, ह्यूमंस में भी होता है। तो बेटा रैबिट का ह्यूमंस में हम 3 होते हैं। कोट कलर स्किन कलर के लिए 3 होते हैं, 3 एलील्स, और वो पॉलीजेनिक है, मल्टीपल एलील्स नहीं है, खैर। तो एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स का पहला एग्जांपल ब्लड ग्रुप कोट कलर इन रैबिट, दूसरा एग्जांपल और एक तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला। बस को रीड करना है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए 15 एलील्स हैं बेटा, आई कलर और ड्रोसोफिला के लिए 15 एलील्स हैं, ठीक है, ओके। तो एक और एग्जांपल है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन प्लांट, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था ये। इधर यस सर, और उसमें पढ़ा फ्लावर। डिस्टिल इंट्रैक्शन में हाँ, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब सेल्फ, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ना, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा और हमारे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा। उन्हीं एलील्स को रोकता है जिनका एलील सेम होता है, याद करो, एस अपोजिशन एलील कंसेप्ट बताया था मैंने, किसी को यस याद होगा सर, तो। बताया था, मैच करता था लीज को। हाँ बिल्कुल सही, 25 एलील्स होते हैं इसके लिए। खैर ये हमें नंबर याद नहीं रखने, तो मैंने तुम्हें 4 एग्जांपल बताए थे, बस मेन तो हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप है जो तुम्हें याद रखना है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म होता है टॉपिक। क्वेश्चन है अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय
controlled by gene X. Gene X having 6 alleles. The number of genotype, the number of genotype 21. and pure So genotype 21. will be 21 और तो 6 genotype हो- और प्योर 21 तो वो पहले क्यों गए? ऑप्शन दूं क्या? सर 21 6 सर एक तो 21. 21 और 6 बोलता हूं और कैसे 21 और 6? और कोई आंसर? 21 और 7 21 और 7 21 और 6 21 और 8. आधे कह रही 21 बाई 21 और 8 सर 21 6 ही आएगा। हाँ मुकुल तुम्हारा आंसर नोट कर लिया हमने। सर अर्पित था। अर्पित था, अच्छा ठीक है, अर्पित का भी यही है। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना, वो लिखना है. ये रहा क्वेश्चन बेटा। हो गया बेटा, आंसर आया? इतना टाइम मत लो, देखना भाई। मुकुल का आंसर सही है एकदम। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स n/2 n+1, तो 6 है तो 6/2 6 + 1 6/2 × 7, ठीक है, तो डेट इज 21। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 21 होंगे, बिल्कुल सही। हेटेरोजाइगस पेयर निकालने का फॉर्मूला n/2 n-1, तो n/2 था 6/2 × 5, 15 हेटेरोजाइगस है, लेकिन प्योर पूछा है प्योर, तो 21 में से 15 घटाएंगे भी तो 6 आ जाएगा। 21 हमारे जीनोटाइप होंगे, और प्योर पूछा ना, ट्रू ब्रीडिंग प्योर। प्योर मतलब जो प्योर मतलब होमोजाइगस, होमोजाइगस टोटल नंबर जीनोटाइप में से हेटेरोजाइगस घटा दो तो प्योर आ जाएंगे। तो आंसर 21 और 6 एकदम सही है आंसर, ठीक है, तो सही आंसर है 21 और 6 करेक्ट है, ठीक है बेटा। मैं ना कुछ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, मैं कुछ तुम्हें स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बस तुम्हें बताना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है। मैं लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताते जाना। पहली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, मल्टीपल एलेलिस is a property of individual. false फॉल्स सर false. False. पॉपुलेशन की ठीक है। प्रॉपर्टी होती है। Populations are multi-allelic. true ट्रू ऐसा ये ठीक है। True. True. Third, ठीक है, gametes are monoallelic. true sir ट्रू सर Yes sir. True, sir. True है. ट्रू आएगा। True आएगा। Next है, organism is diallelic. true sir यस सर। True. यस सर। सही है बेटा। तो ये हमारा मल्टीपल एलिस टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लियोट्रोपिज। प्लियोट्रोपिज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, ठीक है। जो जीन्स ये शो करते हैं प्लियोट्रोपिज फिनोमेना, उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, अब ये है क्या समझेंगे, छोटा सा टॉपिक है, समझेंगे। A single gene
involved in the development of two or more phenotype is called प्लियोट्रॉपिज्म, और उन जीन्स को बोला जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है एक जीन है, जीन तो एक है, और वो फिनोटाइप्स दो या दो से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। वो फिनोटाइप एक एक्स कंट्रोल कर रहा है, एक फिनोटाइप वाई को, एक फिनोटाइप जेड को। तो दो या दो से ज्यादा अगर एक ही जीन कंट्रोल करता है तो उस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। लेकिन दिस इज अ प्लियोट्रॉपिज्म, राइट, ये प्लियोट्रॉपिज्म है। लेकिन अगर एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको तो मोनोजेनिक बोलते हैं, जो मेंडल बोलते थे, यस सर। है ना। लेकिन अगर एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपिक जीन्स, उनके जीन्स का नाम होता है। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो जानी चाहिए। इसका एग्जांपल देखना, पहला एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो जीन्स और सेक्स हार्मोन्स, जीन्स और सेक्स हार्मोन्स के जीन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के। वो आगे, वो अलग, वो हम पढ़ेंगे, वो सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में। अभी देखना इसका एग्जांपल, पहला जो एनसीईआरटी ने भी कोट किया हुआ है, तो हम लोग भी कोट करेंगे यहाँ पर। स्टार्च, ये पोस्ट मेंडेलियन की बात है, मेंडेलियन ने नहीं बताया था। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, देखना जरा। कंट्रोल्ड बाय जीन, मैं से लिख देता हूँ, कंट्रोल्ड बाय वन जीन which also shows seed shape। तुम लोगों को याद हो, मैंने बताया था जो सीड राउंड होती है, तो वो राउंड सीड में SB के कारण यस सर, उसमें एक एंजाइम होती है एसवी। SB वेरी गुड बेटा। तो मतलब कहने का मतलब है जीन एक है, कंट्रोल कर रहा है सीड की शेप को और सीड के साइज को। ठीक है, सीड की साइज लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो स्टार सिंथेसिस पी सीड्स कंट्रोल बाय वन जीन व्हिच आल्सो शोज सीड साइज, मतलब जीन एक है, सीड शेप और सीड साइज को कंट्रोल कर रहा है। कैसे देखना एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। जीन ये है, पेरेंटल मैंने बनाया, तो ये जो सीड है ना बेटा, राउंड है और लार्ज सीड है। दो कैरेक्टर है, सीड जीन एक है। ये सीड बेटा रिंकल है लेकिन स्मॉल सीड है। ठीक है बेटा, क्रॉस कराया तो F1 में ये आएगा। F1 में जो इसका फिनोटाइप आया ना, कुछ ऐसा आया, ध्यान से देखेंगे, राउंड सीड लेकिन इंटरमीडिएट साइज। F2 में आने के लिए F1 की सेल्फिंग कराई जाएगी। F2 जनरेशन आ गई, ये F2 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ये वाले तीन तो राउंड थे, ये वाला एक था रिंकल। तो जो सीड का जो शेप था, उसका फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1। ठीक है बेटा, लेकिन साइज की बात करें तो ये लार्ज सीड थी, ये इंटरमीडिएट साइज था और ये स्मॉल था। तो अगर हम सीड साइज की बात करें, उसका फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 1:2:1 बना।
तो अब मुझे बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, जीन एक है, कंट्रोल करता है 2 करेक्टर को, शेप को और साइज को। ये मेंडल ने नहीं बताया था, मेंडल के बाद पता पड़ेगा। तो मुझे बताओ इसमें जो सीड शेप है, क्या वो कंप्लीट डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है? इनकम्प्लीट सीड डोमिनेंट। शेप तो कंप्लीट डोमिनेंट है शेप सर। मतलब शेप शेप कंप्लीट 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 है। है, साइज साइज नहीं। बिल्कुल सही। सीड शेप तो कंप्लीट डोमिनेंट है, रेशियो 3:1 दिखा रहा है भाई मेंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सीड का साइज है, मेंडल तो करेक्टर स्टडी नहीं किया था साइज, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, तभी यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज दिखाया। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि सीड शेप is complete dominant, seed size is incomplete dominant। ठीक है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने कोट किया है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम प्लियोट्रॉपिक जीन फिर का पहला मेंडल को एग्जांपल, पता था ये गड़बड़ होगी इसलिए उसने पढ़ा ही नहीं, या फिर उसको पता ही नहीं था? बेटा कुछ कह नहीं सकते, या उन्होंने स्टडी नहीं किया, या स्टडी किया होगा तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो उन्होंने छोड़ ही दिया होगा। तो मेंडल के बाद पता लगी बातें, ये कुछ कह नहीं सकते। तो पोस्ट मेंडल एरा की बातें ये हो सकता है मेंडल ने स्टडी किया हो, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो उन्होंने सीड का साइज दिया ही नहीं, मे बी पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। तो पहला एग्जांपल हमने देखा जो तुम्हें मैंने बताया। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, सुनना। इन ह्यूमंस प्लियोट्रॉपी, मिसस्पेलिंग होगी, PLEIO, प्लियोट्रॉपी is exhibited by syndromes। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, PKU। ये मैं पढ़ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, पॉलीकीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सीक्वल से। सुनना बेटा, हाँ सुनना बेटा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कुछ जीनोटाइप लिख दूं, तो जो ऐसे वाले लोग होंगे ना, वो डिजीज्ड होंगे PKU से, और ऐसे वाले लोग सही होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन ये वाले लोग तो करियर है, एक्चुअली नॉर्मल भी है, करियर भी है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीन को छुपा के बैठे हैं। तो दिस इज अ डिजीज होंगे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, PKU। ये जो PKU होती है, ये जो कुछ बातें बेटा एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड है हमारे। तो कई बार मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है। तो PKU क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड है हमारे। इस डिजीज में होता क्या है, सिंड्रोम में ध्यान देखेंगे, एक हमारे अंदर एक अमाइनो एसिड है, फिनाइलएलेनिन। दिस इज एन अमाइनो एसिड। एक एंजाइम आता है, उसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये इस फिनाइलएलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। ये नॉर्मल इंसानों के हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन अगर बाई चांस ये एंजाइम म्यूटेट कर जाए, ये एंजाइम बने ही ना, मतलब ये जो एंजाइम है, प्रोटीन है, इसको बनाने वाला जीन खराब हो जाए, जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होता जाएगा और टायरोसिन बनेगा नहीं। तो उस पर्सन की बॉडी में फिनाइल एलेनिन का नंबर क्या होगा, ज्यादा, और टायरोसिन का नंबर क्या होगा, कम। ठीक है, तो उस केस में जो सिम्टम्स आएंगे, मेंटल रिटार्डनेस। ये एनसीईआरटी के सिम्टम लिख रहा हूं मैं, रिटार्डनेस पहला सिम्टम। दूसरा, पिगमेंटेशन ऑफ हेयर और स्किन में दिक्कत हो जाएगी, डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, क्योंकि मिलानिन नहीं बनेगा। तुमको याद हो टायरोसिन से मिलानिन बनता है,
तो मेलानिन बनने में दिक्कत Yes. होगी, तो पिगमेंटेशन, हाँ पिगमेंटेशन में भी दिक्कत होगी। तो ये है पीकेयू डिजीज। पीकेयू डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, 12वें क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब ये वाले लोग डिजीज होंगे, ये वाले लोग नॉर्मल है, और ये वाले लोग करियर एक्चुअली डिजीज नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन जीन को छुपा के बैठे हैं, कुछ होगा नहीं। अब क्या होगा, इस डिजीज में ये वाला एंजाइम खराब हो जाता है। कौन सा एंजाइम खराब होता है? ये वाला, ये म्यूटेट कर जाता है। तो कौन सा एंजाइम म्यूटेट करता है? एंजाइम म्यूटेट करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, म्यूटेट कर जाता है। तो जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिनाइल का नंबर ज्यादा होता जाएगा, टायरोसिन का नंबर कम होता जाएगा। सिम्टम्स लिख दिए। तो ये इसमें इसमें हमने प्लियोट्रोपिज्म में क्यों पढ़ा? प्लियोट्रोपिज्म में इसलिए पढ़ा बेटा, जीन तो एक ही है। जीन कौन सा है? जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड जीन है, लेकिन इसमें अगर म्यूटेशन, कुछ लोगों को नॉर्मल शो कर रहा है ये, कुछ लोगों को डिजीज शो कर रहा है ये, ठीक है। तो नॉर्मल भी शो कर रहा है, कुछ लोगों को डिजीज शो कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। जीन वही है, लेकिन ये डिजीज भी शो कर रहा है और ये नॉर्मल भी शो कर सकता है। तो ये किस में एग्जांपल में लेते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन में पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर जितने भी जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, वो सारे के सारे पीकेयू उसमें, सॉरी, प्लियोट्रोपिज्म में पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑल द सिंड्रोम्स which are genetic in nature are pleiotropism, are controlled by the single gene, and we can also say that single gene controls more than 2 phenotype। एक नॉर्मल भी शो कर रहा है और डिजीज भी शो कर रहा है। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे प्लियोट्रोपिज्म के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सिकल सेल अनीमिया भी इसका एग्जांपल होगा। खैर, तो इसका एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया भी है। मैं एक और लिख देता हूँ एग्जांपल, चलो। सर ह्यूमंस के अंदर सारे जीन्स प्लियोट्रोपिक होते हैं, मतलब ऑटोसोम जो होते हैं? हाँ बेटा, ये ना हमारे कुछ जीन्स होते हैं जो नॉर्मल है, हम लोगों में वो डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल है वो, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉर्मल फंक्शन क्या है उनका, वो जो जीन नंबर क्रोमोसोम नंबर 12 पे जो जीन है हमारा, वो नॉर्मल फंक्शन है, उसको एंजाइम बनाना है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हमारे अंदर बन रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गई तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, पीक्यू हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन इस क्रोमोसोम नंबर 12 के जीन में दिक्कत हो गई तो पीक्यू हो जाएगी। यस मनु, पूछ। सर तो ये प्लियोट्रोपिक कैसे है? फिलोटॉपिक ऐसे है कि जैसे मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर नॉर्मल है, जीन वही है, सेम, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे में या किसी में इंडिविजुअल में उसमें म्यूटेशन हो जाती है सेम जीन पे, तो वो डिफरेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उसके अंदर। मतलब ये पॉपुलेशन की बात हो गई कि मेरे अंदर तो सेम है और उसके अंदर सेम जीन ही क्या कर रहा है, पीकेयू शो कर रहा है। जीन तो सेम है ना, बस रिसेसिव और डोमिनेंट का फर्क है, जीन सेम है, तो इसलिए इसको प्लियोट्रोपिज्म में हमने माना है। ओके सर, ओके। सिकल सेल अनीमिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। ये सिकल सेल अनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, थोड़ा याद रखना होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। तो सिकल सेल अनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तुम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी। अच्छा, हाँ, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर जो कैरियर होते हैं मलेरिया रेजिस्टेंट भी होते हैं, हेट्रोसिस में पढ़ा था, याद करो। यस सर। हमने यस सर, पढ़ा था हमने हाइब्रिड सभी, वाले। यस सर। हाँ सर वेरी गुड, पॉइंट, यस सर। सिकल आरबीसी, हाँ सिकल सेल आरबीसी हो जाती है, फिर वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। वेरी गुड। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन। हाँ ये ध्यान गग रखना। में। हाँ, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6 पोजीशन पे जो गग होता है वो किसमें चेंज होता है? गुग में। जो गग होता है वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, गुग कोड करता है वैलिन को। तो हम लोगों के अंदर, मेरे तुम्हारे सबके अंदर ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, लेकिन अगर जो सिकल सेल एनीमिक होंगे उनमें वैलिन बनेगा। तो ग्लूटामिक एसिड इज अ नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड, वैलिन इज अ न्यूट्रल। तो इस चार्ज डिफरेंस के कारण, हाँ, इन चार्ज डिफरेंस के कारण फोल्डिंग जो होती है गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। फोल्डिंग गड़बड़ होने से जो शेप हो जाएगी वो सिकल शेप की हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, जिसकी वजह से वो अनीमिक हो जाएगा। तो सिकल सेल अनीमिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। ये भी जेनेटिक सिंड्रोम है, कईयों में नॉर्मल है, कईयों में डिजीज शो कर रहे हैं, तो इसको इसी में लेंगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल पढ़े तो हमारा प्लियोट्रोपिक वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, तो ये टॉपिक भी खत्म है।
थोड़े थोड़े सर टॉपिक थे। इनको एक भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिजीज को नहीं ऐसा नहीं बेटा, है। हाँ नहीं, ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे थोड़ा, ह्यूमन जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे बेटा और, ठीक है। बाकी ये खत्म हो गया, लीथल जीन और छोटा सा टॉपिक है वो बताना आधे पेज का। फिर हम लोग एनसीईआरटी और थोड़ा मॉड्यूल रीड करेंगे, फिर उसके आगे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। सर